आ जाओ। तो सबने किया है भाई? क्या समझ आया? क्या होता है? क्या होता है? वो बताता है कि बॉडी को घुमाना कितना मुश्किल है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? मतलब हम देख रहे हैं कि मास और किस रेडियस घूम रहा है। क्या आपने वो ट्राई किया? टेस्ट वाला समझ आ गया? यस। तो टेस्ट का क्या था? मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन फॉलो स्फीयर का, सॉलिड का, ठीक है? सबको क्या था? ओके। तो फिर हम उसके बाद जो पढ़ रहे थे थ्योरम्स, तो हमने समझा था कि उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा। अगर आपको एक एक्सिस के बहुत पता है तो आप किसी और एक्सिस के बहुत भी निकाल सकते हैं। तो हमने एक पढ़ ली थी जो थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है? तो एक बार समझ लो ये फिगर फिर ड्रॉ करना। इसमें मान लो मुझे ये कोई बॉडी है, अब मैं कोई लिनियर की कंडीशन नहीं बता सकता। मेरी एक एक्सिस है जो सीएम के थ्रू पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सीएम के थ्रू पास कर रही है। मतलब दूसरी एक्सिस है जो किसी पॉइंट P से पास कर रही है, जिसका सीएम वाली एक्सिस से डिस्टेंस d, ठीक है? तो और वो दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल, जो सीएम वाली एक्सिस है और जो पॉइंट P वाली एक्सिस है, तो दोनों आपस में पैरेलल, ठीक है? तो कैसे सोच सकते हो आप इसको कि मान लो आपने एक पेन की टिप रखी सीएम के ऊपर, दूसरे पेन की टिप रखी पॉइंट P के ऊपर, तो ये आपकी दोनों एक्सिस, जो दोनों पेन है वो आपके एक्सिस में और उनके बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है जी? तो फिर हमने एक कोई पॉइंट ले लिया, एक कोई मास ले लिया mi, हमने फॉर सम रीजन उस mi का डिस्टेंस cm से भी लिखा, जो कि एक तरह से ric हो गया, और हमने उसका डिस्टेंस पॉइंट P से लिखा है जो कि ric। फिर वंस अगेन यहाँ मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये लिनियर बॉडी, ठीक है? तो दो एक्सिस हैं वो आपस में पैरेलल है और उनमें से एक एक्सिस सीएम के पास है, करेक्ट? ये फिगर ड्रॉ करो। हाँ, मतलब कंडीशन सिर्फ ये है कि वो पैरेलल होनी चाहिए। तो इस फिगर में मैंने बाय चांस उनको मतलब नॉर्मल टू द प्लेन दिखा दिया, वो भी कंडीशन नहीं है।
कंडीशन सिर्फ ये है कि आपकी एक एक्सिस सीएम के थ्रू पास करनी चाहिए और दूसरी एक्सिस उसके पैरेलल होनी चाहिए, बस। तो हम बाद में जो अलग से, अच्छा मैंने सी पार्ट होमवर्क किया, यस वेरी गुड। तो हम बच्चों जैसे हमने पहले ऊपर देखा था ना कंडीशन, यहाँ भी लिख लेंगे क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। बट आप समझ गए हो क्या कंडीशन है? सिंपल है कि बस अगर आपको एक ऐसी एक्सेस जो सीएम के थ्रू पास कर रही है उसके अबाउट पता है, तो आप कोई भी और दूसरी एक्सेस जो उसके पैरेलल है उसके अबाउट हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो अब बच्चों मान लो मेरे को अगर सीएम वाली एक्सेस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो मैं क्या लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ? समेशन ऑफ mi r I c स्क्वायर। और मान लो मुझे निकालना होता p वाली एक्सिस के हो, तो मैं समेशन mi r I p स्क्वायर। चलो हम अब p वाली एक्सिस के लिए स्टार्ट करते हैं। मुझे मान लो p वाली एक्सिस के लिए निकालना, तो वो बन जाएगा सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे, c का ये बनता है और p का ये बनता है। आपको जो d दिख रहा है मैंने किस तरह से बनाया है, तो उसको भी एक तरह से वेक्टर की तरह दिखाया है, cm से d तक, है ना? ठीक है। अब बच्चों मुझे इस फिगर को देखकर बताओ ध्यान से, अगर हम इन तीनों को वेक्टर्स बोल दें एक मिनट के लिए, आर आई बी, आर आई सी और डी, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? डी वेक्टर प्लस आर आई बी वेक्टर इक्वल्स आर आई सी वेक्टर। सबको ये पता चल रहा है? यस। तो अगला हम ये लिख लेते हैं, तो अच्छा ये कोई जरूरी नहीं था कि मतलब कि किस तरीके से हमने ये बनानी है जो डायरेक्शन में। बेसिकली तो आप अगर जैसे मैंने बनाई है कि एग्जैक्ट ऑपोजिट भी बना देते तो भी चलता है, ठीक है। दैट डोंट मैटर, जैसे भी बना दो बस समझ लो तीनों में वेक्टर समझ, क्या बात समझ आया? तो यहां से बच्चों आर आई पी वेक्टर क्या बन गया, माइनस करके बन गया, ठीक है। ये बच्चों मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, चलो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आर आई सी को मैं अपने को वेक्टर वाले रिजल्ट से ऐसे लिख सकता हूँ, खोल के ये क्या होता है दोस्तों, b into r I into cos थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल कोई r I और c के बीच में होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो कैन आई आल्सो राइट दिस रिजल्ट एज b स्क्वायर प्लस r I b स्क्वायर प्लस 2 d डॉट r I। सोच लो एक मिनट के लिए, ये लिखो, समझ आया बच्चों करके?
Yeah, this is not important derivation. So मैं दिखा रहा हूँ करते हैं. Any doubt there? अब इस वैल्यू को बच्चों हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आईसी के अंदर. तो आईसी का हमारा समीकरण एम आई आर आई स्क्वायर, तो उसको मैं आर आई सी स्क्वायर की वैल्यू को इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके तो ऐसे लिख सकता हूँ. मैंने बस क्या किया है कि क्या करना है, बस एम आई से मल्टीप्लाई करना है और समीकरण ले लेना है. नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये जो यहाँ पे आर आई टी वेक्टर इसके अंदर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. आर आई टी वेक्टर क्या है, आर आई सी वेक्टर माइनस टी वेक्टर. ठीक है जी. अब हम ये ब्रैकेट खोल देते हैं बच्चों. आप ये देख रहे हो बच्चों, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो सेकंड टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, समेशन एम आई डी डॉट डी. डी डॉट डी क्या होगा, डी स्क्वायर ही रहता है. तो आपकी एक टर्म बन गई 2 समेशन एम आई डी स्क्वायर और एक यहाँ थी समेशन एम आई डी स्क्वायर. तो नेट क्या बन गया, माइनस में आ गई. इसने 3 बोला था तुमने से. पहले ब्रैकेट खोल के लिखो ऐसे. राइट. तो इसको अब बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस समेशन एम आई डी स्क्वायर प्लस समेशन एम आई आर आई स्क्वायर प्लस 2 डी डॉट समेशन एम आई आर आई. ठीक है. देखो डी तो कांस्टेंट ही था, तो डी को मैं बाहर ले गया समेशन के. तो डी वेक्टर डॉट समेशन एम आई आर आई सी लिख दो. अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन बना इसको ध्यान से देखो आप. जो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है, चलो वो क्या बन जाएगी. देखो डी स्क्वायर बाहर निकल आएगा ब्रैकेट के समेशन के, तो अंदर क्या बचा समेशन एम आई, तो क्या बन जाएगा टोटल मास. तो पहली टर्म जो है आप समझ पा रहे हो कि वो एम डी स्क्वायर बन जाएगी. दूसरी टर्म क्या है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, ये क्या था आई पी. अब देखो तीसरी टर्म समेशन एम आई आर आई सी
ये क्या होता है? Is this equal to, तो CM का फॉर्मूला देखो, ये क्या चीज है? CM होता है समेशन mi आ रही ओवर समेशन mi, तो ये जो टर्म है वो क्या है? टोटल मास इनटू RCM, कहां से? किस पॉइंट से? पॉइंट सी से बता रहा है ना ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि पॉइंट सी से सीएम की क्या पोजीशन और पॉइंट सी था क्या, तो क्लियरली है, तो मतलब ये टर्म क्या बन जाएगी? दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि आप सीएम पे बैठ के सीएम की पोजीशन ढूंढ रहे हो, बस सीएम को ओरिजिन मान के सीएम की पोजीशन ढूंढ रहे हो, तो वो क्या आंसर आएगा आपको? जीरो ही आएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो ये आखिरी टर्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया IC इज इक्वल टू माइनस MD स्क्वायर प्लस IP, इसको आप रीअरेंज करो तो यू गेट IP इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। तो जो ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है? अगर आपको सेंटर ऑफ मास की रोड पता है, तो अगर कोई भी और एक्सिस है जिसके पैरेलल है और उसका डिस्टेंस d है, तो क्या आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं? तो यहाँ से एक बात और क्या पता चल रही है ना कि अगर हम सोचें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट होगा? IC के अबाउट हो सकता है भाई। ये इसको आप छोटा छोटा कितना कर सकते हो, d0 कर दो, तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किस एक्सिस के अबाउट आएगा? CM वाली एक्सिस। क्या अब आपको ये समझ आता है कि मैंने पिछली क्लास में ये भी बात करी है, सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, क्योंकि अगर उसका पता हो फिर तो हम ये निकालते क्यों लगाते हैं, किसी और एक्सिस के अबाउट निकाल ही सकते हैं। हाँ मतलब ऑफ कोर्स अभी भी हमारे पास लिमिटेशन है कि हम पैरेलल या परपेंडिकुलर ही निकाल सकते हैं, अगर कुछ और बिल्कुल ही अजीब आ गया तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट इससे भी बहुत सारे एक्सिस कवर हो जाते हैं। तो इस रिजल्ट को अप्लाई करते हुए एक बात ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे IP इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर है, मतलब उल्टा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कहा आपको कि कोई भी पॉइंट P के अबाउट दिया हुआ है और किसी भी और पॉइंट Q के अबाउट नहीं निकाल सकते आप सीधा, आप C के हिसाब से ही डिस्टेंस लेके निकाल सकते हैं। आई बात समझ? यहाँ हमने बताओ बच्चों पैरेलल का यूज कहाँ होगा? एक ही लाइन लिख लो पहले कि I is minimum of तो यस अगर ये जो फिगर है मतलब इसमें तो आपका ये बड़ा वेक्टर डायग्राम बना है तो भी बन रहा है, तो तभी बनेगा अगर आपकी एक्सिस पैरेलल है, अगर एक्सिस पैरेलल नहीं होगी तो हर पॉइंट पे वो चेंज हो जाएगा ना डिस्टेंस हर मास। मतलब लग जाएगा और डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, जो भी नए डिस्टेंस बनेंगे उनके हिसाब से बॉडी फिगर
तो जैसे बच्चों अगर हम ये वाला केस याद करें, हमें सेंटर के अबाउट पता है एम स्क्वायर बाय 12 की प्लॉट की, एंड पॉइंट के अबाउट एम स्क्वायर बाय 3 था, तो हम इंटीग्रेशन से निकाला। अगर हम देखें इसमें पैरेलल एक्सिस तो हम भी लगा सकते हैं एम स्क्वायर बाय 12 प्लस दोनों एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, निकल कर प्लस एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बाय 3। ओके, ये जो हम एग्जांपल ट्राई करेंगे, एक बार समझ लो सिचुएशन क्या है। ये एक रॉड से एच शेप बनी हुई है, ठीक है। लेफ्ट वाली रॉड है मास m1 लेट्स डू इट, राइट साइड वाली रॉड है मास m2 लेट्स डू इट, बीच में हमको एक रॉड लगी हुई है जिसका मास m3 है, और ये रॉड उनके दोनों के बिल्कुल मिड पे लगे। मैंने यहाँ पे 5 एक्सिस बनाई हैं, ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हो कि 1 और 2, 1 इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द प्लेन, 5 is horizontal axis in the plane, 2 is vertical axis in the plane, 3 and 4 कैसे into the या out of plane, कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी बोलो। आपके बच्चों इन क्वेश्चन में मतलब पैरेलल भी लग सकती है, परपेंडिकुलर भी लग सकती है एक्सिस, तो जो भी लगता है सोचकर फाइंड these 5 moment of inertia, I1 I2 I3 I4।
अच्छा बच्चों, एक पर्टिकुलर केस में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, शायद वो गलती हुई हो आपसे। देखो, मान लो हम 1 की बात करते हैं। एक्सिस 1 के अबाउट जो लेफ्ट वाली रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मतलब उसके मिड पॉइंट से पास कर रही है तो कितना हो गया? m1 इंटू 2l होल स्क्वायर बाय क्या 12, मतलब m1 l स्क्वायर बाय 3 हो गया। एनी डाउट? एक्सिस 1 के अबाउट जो लेफ्ट वाली रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जो लेफ्ट वाली रॉड है उसके तो सेंटर से ही पास कर रही है एक्सिस 1, तो सेंटर के अबाउट कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12, तो m1 4l स्क्वायर बाय 12 हो गया ना। एनी डाउट? एक्सिस 1 के अबाउट जो राइट साइड वाली रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम, उसके भी सेंटर से पास कर रही है, तो m2 इंटू 4l स्क्वायर बाय 12 हो गया। अग्रीड? एक्सिस 1 के अबाउट ये जो m3 वाली रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0 होगा। क्यों? मतलब तो उसके थ्रू ही पास कर रही है, तो अगर आप उस रॉड की रोटेशन को सोचो भी, वो रॉड कैसे रोटेट कर रही है? वो अपनी जगह पे ही रहते हुए बस ऐसे गोल घूम रही है, मतलब उसका तो कोई रेडियस बन ही नहीं रहा किसी पार्टिकल का। अगर पतली सी रॉड है तो रेडियस नियरली 0 ही बन गया। ये सोच पा रहे हो? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। क्लियर? ठीक है, बढ़ो आगे। आपको तो पूरी बॉडी का निकालना है, मतलब ये पूरी एक बॉडी है ना, आपको तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि आप रॉड्स में ब्रेक करके निकाल रहे हो। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत नहीं।
चलो बच्चों लास्ट 2 मिनट्स। ऑनलाइन अगर हो गया तो आंसर भेजो। अच्छा स्टेज 2 वाले बच्चों, कल जो आपकी क्लास 2:30 लिखी हुई है ना, 2:30 से 4, तो 2:30 से 4 नहीं होगी, 4 तो 4:15 से 4:45 होगी। आपको मैसेज आएगा उसका, ठीक है। हो गया बच्चों, करें डिस्कस? ओके, तो I1 जैसे हमने बात की थी, ये आपका आएगा m1 + m2l² / 3। किस किस का ठीक था? I1 तो फिर मैंने बता दिया था। I2 कैसे निकलेगा बच्चों? 2 के अबाउट m1 वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। m3 वाली का उसके एंड पॉइंट से पास कर रही है, तो l²/3 वाला। और व्हाट अबाउट m2? m2l², ये कैसे आया? 2 तरीके से सोच सकते हो बच्चों। या तो आप ये सोचो कि अगर आप m2 वाली रॉड को विजुअलाइज करो कि वो उस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो आप सोच रहे हो एक तरह से सॉर्ट ऑफ सिलेंडर सा बन रहा है, हॉलो सिलेंडर, कि मतलब जो सारे का सारा मास है उसका कितना डिस्टेंस है? l डिस्टेंस ही है। दूसरा तरीका आप जो अप्लाई कर सकते थे, यू कुड हैव आल्सो अप्लाइड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे? आप m2 वाली रॉड का उसकी लेंथ के अलोंग एक एक्सिस ले लो, एक वर्टिकल एक्सिस उसी के ऊपर रख दो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 0 होगा। तो उस जो एक्सिस 2 है वो उसके पैरेलल ही होगी, और कितने डिस्टेंस पे? l डिस्टेंस पे। तो 0 + ml²। आया समझ? जस्ट इमेजिन अ एक्सिस पासिंग थ्रू मास m2, ठीक है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? 0 हुआ। m2 का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हुआ। अब जो 2 एक्सिस है वो उसके पैरेलल होगी, और उससे कितने डिस्टेंस पे? l। तो क्या बोलोगे आप? 0 + m2l², जो कि m2l² ही बन गया। उस रॉड का, हम तो सिर्फ उस रॉड का निकाल रहे हैं ना, उस रॉड के तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है प्लेट ऑल। तो इसके हिसाब से जो आपका I2 है वो आ गया m3l²/3 + m2l²। आया समझ? अब एक्सिस 3 की बात करते हैं। एक्सिस 3 के अबाउट बच्चों, जो रॉड, ये जो m1 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप?
एक्सिस 3 के अबाउट m1 वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? एक एक्सिस बना दो जो m1 के थ्रू पास कर रही है, m1 के सेंटर के थ्रू, और 3 के पैरेलल है, मतलब जहां पे वो रॉड टच कर रही है, जहां पे m1 और m2 m3 टच कर रहे हैं, अगर मैं उस पॉइंट पे एक एक्सिस बना दूं आउट ऑफ प्लेन, तो क्या वो एक्सिस 3 के पैरेलल है? क्या वो एक्सिस m1 के सेंटर से पास कर रही है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है। तो उसके अबाउट कितना हुआ, जो मतलब हमने नई एक्सिस बनाई सेंटर से जो पास कर रही है, m1 4l²/12, वो तो सेंटर वाला हो गया, प्लस md², तो कितना हो गया, प्लस m1l²। तो ये तो हुआ m1 का। m3 का क्या होगा? उसके तो एंड पॉइंट से पास कर रही है, तो m3l²/3। व्हाट अबाउट m2 मास? उसके तो सेंटर से पास कर रही है, तो उसका क्या हो गया, ml²/12 वाला। तो ये बन जाएगा। ये किस किस का ठीक था? ऑनलाइन किस किस का ठीक था ये बच्चों? कौन क्या कह रहे हो? I3 इक्वल टू I1 सेम पॉइंट से तो पास करनी चाहिए थी। अगर आप I1 प्लस I2 निकालोगे, फिर तो आपका ये, मतलब मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, देखो इसके अबाउट निकलता, या तो इसके अबाउट निकाल के फिर इससे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, बट उसकी जरूरत नहीं थी। समझ गए बच्चों? एक पॉइंट, तभी तो मैंने XYZ बनाया था उनको ना। चलो एक बार I4 दोबारा निकाल लो, जस्ट इन केस यू वांट टू चेक। क्या I4 में? नहीं, फिर वही गलती, वो सेम पॉइंट से थोड़ी पास कर रहे हैं। हाँ वैसे सिमेट्रिक है तो सेम बन जाएगा, बट सिमेट्रिक का है वैसे, मासेस अलग अलग है ना। ऑनलाइन बच्चों सबको समझ आया I3 कैसे निकला है?
चलो अब ध्यान से I4 दोबारा निकालो, आपका आइडिया लग गया अब कैसे करना है। हर रॉड के बारे में सोचो इंडिविजुअली। ये बच्चों मुझे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगता है, बेसिकली सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ वो तो ऑब्वियसली। हाँ जी हुआ बच्चों। तो ये बनना चाहिए देखो बच्चों। वाह भाई गुड। हाँ बच्चों ठीक था, ये किस किस का ठीक था? ओके कैसे लिखोगे इस केस में? देखो जब आप M1 का लिख रहे हो, M1 का कैसे लिखोगे अब 4 के अबाउट? उसके सेंटर के अबाउट, वही जो रेड वाला पॉइंट है। हाँ और उसका अब कितना डिस्टेंस है .4 से? √12। तो M1 का सेंटर के अबाउट बन गया 4l²/12 जो कि l²/3 बन गया, प्लस ml², तो वो 2ml² बन गया। करेक्ट?
फिर m3 का, या पहले m2 का लिख लो। m2 का तो एंड पॉइंट वाला आ ही गया, m2l² 3 मतलब 4l² 3। m3 के लिए आप कौन सी एक्सेस लोगे? जो उसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, जो m3 के मिड पॉइंट से पास कर रही है बच्चों, उसका उसके अबाउट कितना हो गया? m3l² 12। और अब उसका उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो गया? 0.4 से रूट l² प्लस l² 4। समझ लो, l² वर्टिकल वाला, l² 4 हॉरिजॉन्टल वाला, तो उससे ये बन गया। इसी मतलब एक ही जो टोटल मास है बॉडी का। हाँ, हम तो जिसके ऊपर लगा रहे हैं उसका मास लिखेंगे ना। जब मैं m1 के ऊपर लगा रहा हूँ तो m1 का मास लिखूंगा, जब मैं m3 के ऊपर लगा रहा हूँ तो m3 का मास लिखूंगा। m3 का उसके सेंटर के अबाउट m3l² 12, और फिर उसका उसका सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगा ये वाला। ठीक है जी, ओके। अब I5 क्या बनेगा बच्चों? ये तो आसान था ना, m1 और m3 का तो एंड पॉइंट के अबाउट था, और m1 और m2 का, सॉरी, और m3 का कैसे सोचोगे? वही वाली चीज, या तो ये सोच लो कि वो l रेडियस का सर्कल बना रही है रॉड, या ऐसे वो पैरेलल एक्सिस पे में लगा दो। I5 के लिए, हाँ I5 के लिए आप I1 प्लस ml² भी लगा सकते हो, टोटल मास इंटू l²। ठीक है, वो इसलिए लग पाया, क्या आपको ये पता है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस 1 है उसके ऊपर ही लाई करेगा, है ना? क्योंकि m1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिड पे। m2 का सेंटर ऑफ मास भी उसके मिड पे होगा, और m3 का उसी रॉड पे है, तो तीनों ही उसी लाइन पे आ गए ना। तो मतलब जो टोटल आएगा वो भी उसी लाइन पे ही आएगा। तो मतलब जो एक्सिस 1 है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास कर रही है, तो इसलिए I5 जो है उसके ऊपर पूरे सिस्टम का भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं ना, कि I1 प्लस टोटल मास इनटू l²। इजंट इट बच्चों? तो क्या ये सबको समझ आया बच्चों? देखो जो नया कंसेप्ट है, टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, मतलब अभी क्या है कि इस बात को मतलब समझने में, फील करने में कि कहाँ पैरेलल लगानी है, कहाँ परपेंडिकुलर लगानी है, कहाँ इंटीग्रेशन लगनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो बेसिकली तो जो भी फिगर आपका इन स्टैंडर्ड फिगर से बन रहा है, वहां तो आपका कुछ ना कुछ कर करा के निकल ही आएगा। अगर कुछ बिल्कुल ही नई सिचुएशन है, इंटीग्रेशन की जरूरत हो तभी पड़ेगी। मानते हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आपको याद है ऐसा ही क्वेश्चन हमने किसके लिए किया था? सेंटर ऑफ मास के लिए। तो अब ये सिचुएशन क्या है बच्चों? देखो बड़ी डिस्क है रेडियस r की, उसमें से हमने एक छोटी डिस्क निकाल दी पहले की तरह,
और ये अरेंजमेंट बन गया हमारे पास, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो मान लो मुझे इस सिस्टम का, ये जो गिवन सिस्टम है, इसका पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? और ये जो मास m है बच्चों, ये जो मतलब ये जो डिस्क दिख रही है आपको होल के साथ, वो उसका है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको इस डिस्क का पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों आप पहले तो सेंटर ऑफ, जैसे हमने पहले किया था, सेंटर ऑफ मास वाला ही कंसेप्ट लगाते हैं। ये फिगर बनेगा कैसे? बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क निकाल के। तो इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी माइनस छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी। ये ट्राई करो और निकालो। क्या स्केलर है ना, मतलब इसको आप सीधा सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो। एम जो बच गया, जो ये फिगर है, इसका मास है। ये सबका होना चाहिए बच्चों। मासेस बहुत ध्यान से लिखना, जो बड़ी डिस्क और छोटी डिस्क के बनेंगे। हम्म, उसी एक्सेस के बाद सी पॉइंट तो वही फिक्स्ड पॉइंट है ना, चाहे बड़ी डिस्क का चाहे छोटी डिस्क का। तो इसीलिए मैंने ऐसे बोला, बड़ी डिस्क का अबाउट सी माइनस छोटी डिस्क का भी अबाउट सी ओनली। नहीं, सीधा निकल आएगा। एम इज रिमेनिंग मास, जो आपको फिगर दिख रहा है एम उसका मास है।
मासेस लिख लिया सबने ध्यान से। बड़ी डिस्क का मास क्या बनेगा? 4m/3 और छोटी का m/3। नहीं अभी पहले सिर्फ आईसी निकालो। वो तो कर आईपी तो बहुत आसानी है अगर आईसी निकल जाए। P is center of mass। मैं क्यों बताऊं? वाह, फिर आंसर ही पूछो। एक मैंने वो क्वेश्चन दिया था आपको कल रॉड का, लैम्डा देके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कर लिया? हाँ भाई, क्या आया इसमें? तो देखो, जैसे मैंने आपको दोनों बोल दिए, जनरली क्या होता है वो आईसीएम वाला ही निकलवा लेते होते हैं क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल है ना होगा, और उसमें दोनों कंसेप्ट लग गए। सेंटर ऑफ मास वाला तो कौन सा बच्चा प्रोजेक्टर वाला पता है? हाँ, फिर प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा ना प्रोजेक्टर। हाँ जी, तो चलो एनीवेज, जो बड़ी डिस्क थी, सबसे पहले तो बच्चों आप यूनिटरी मेथड लगाकर मासेस निकालोगे। तो जो बड़ी डिस्क है उसका मास क्या है? 4m/3 है ना। छोटी का आया मास m/3। तो बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ अबाउट पॉइंट सी? उसका मास इनटू r²/2 है ना। तो 4m/3 इंटू r²/2 ये बन गया ना। तो ये क्या बन गया? 4m r²/6 बन गया। मानते हो? जो छोटी डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बना अबाउट पॉइंट सी? उसका मास इंटू r²/2, मतलब उसका आर, छोटी डिस्क का आर कितना है? r/2। तो
उसका मास इंटू उसका रेडियस स्क्वायर बाय 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसमें डिस्टेंस कितना है r/2, है ना। तो मतलब अगर हम लिखें जो मास ऑफ कहाँ से, आई थिंक ऑन टू है, लाइट तो चल रही है, हो गया। तो मास ऑफ बिगर डिस्क जो आएगा बच्चों वो आपका 4m/3 तो what will be I of bigger disk? बच्चों हमेशा लिखो साथ में, है ना, किसके अबाउट। तो वो बन गया उसका मास इनटू उसका रेडियस स्क्वायर बाय 2। I of smaller disk about C, उसका मास इनटू उसका रेडियस स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, r कितना प्लस r स्क्वायर बाय 4। ये कितना बन गया टोटल बच्चों? ये बन गया mr स्क्वायर बाय 8। अग्रीड? तो 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 बच्चों आई क्या बन गया फिर सब्ट्रैक्ट करके? 2/3 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाय 8, 13/16 बन गया बच्चों। अंडरस्टूड? ओके, अब बच्चों सीएम के अबाउट निकालो, क्या बनेगा? मेरे कमरे में ना चार्जर पड़ा है लैपटॉप का, वो ला दो।
पहले तो आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ही निकालनी होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए ना एक ध्यान बहुत रखना है कि वो सेम एक्सिस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कभी भी, है ना। जैसे मान लो हमने पिछला क्वेश्चन भी जो किया था एच वाला, उसमें भी जब हम मान लो 3 रॉड्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर रहे थे तो एक ही एक्सिस के अबाउट जो थे उनको ऐड कर रहे थे ना। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू ऐड 2 डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि आप कहो कि रॉड 1 का तो एक एक्सिस के अबाउट कर दिया और रॉड 2 का दूसरी एक्सिस के अबाउट, है ना। बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ की कि बड़ी का भी सी के अबाउट और छोटी का भी सी के ही अबाउट। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास निकाला। सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? r/6 टुवर्ड्स लेफ्ट आता है। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास निकाल लिया हमने, तो r/6 पे आ गया। ये किया था ना हमने क्वेश्चन। फिर उसके आगे बच्चों क्या ऐड कर दिया? ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। आपको तो किसी और एक्सेस के अबाउट पता है और आपको सी के अबाउट निकालना है, राइट? तो 37/72 आएगा आपको। ठीक है, ये मेथड मत देखो ऊपर वाले स्टेप्स, इसमें मैंने मतलब सी का बिना यूज किए निकाला हुआ है। मतलब सीधा ही बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो हमारा पॉइंट पी था माइनस छोटी डिस्क का अबाउट पॉइंट पी। ऑफ कोर्स दूसरा तरीका क्या हो सकता था जैसे हमने अभी किया कि पहले उसके अबाउट निकाल लो जो सी पॉइंट हमने शो किया और फिर उस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। किस किस का आ गया बच्चों आंसर 37/72? ओके, और सीधा ही है, वो जो टर्म बनी थी उसमें से आपका mr²/36 माइनस हो जाएगा ना 13/24 में से, तो बन जाता है देखो। फिर बोलो। नहीं, टोटल मास तो m ही है। अब तो आपके पास ये जो अरेंजमेंट है उसका ही मास ले रहे हो ना तो तो सीधा ही देख रहे हैं ना 13/24 माइनस 1/36 जब करोगे तो प्लस में आएगा। वो तो हाँ ऑफ कोर्स वैसे भी नेगेटिव में आ सकता। आ गया समझ बच्चों? एक बार ये भी देख लो जस्ट फॉर प्रैक्टिस क्या किया हुआ है। अगर मान लो मैं ये जो पॉइंट सी यहाँ दिया हुआ है इसका यूज ही ना करता, ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पी के अबाउट ही निकालना चाहता हूँ, ठीक है, नोटेशन वाइज उल्टा हो गया, आप समझ रहे हो। सी हमारा कोई अदर पॉइंट है और पी सी एम है ना। तो कैसे लिखेंगे हम? पहले तो आरसीएम निकाल लिया, अब आईसीएम कैसे लिखेंगे? बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट पी, वो कैसे आएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बड़ी डिस्क का mr²/2 प्लस उसका mr²/36 माइनस
छोटी डिस्क का लिख दिया, फिर उसके ऊपर भी वही छोटी डिस्क का मास क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू उस पे कैसे लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसका उसके सेंटर के अबाउट, तो वो आर स्क्वायर बाय 4 बन गया बाय 2। डिस्क का सेंटर के अबाउट कितना होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर होता है ना, तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस, अब छोटी डिस्क के सेंटर से पी का डिस्टेंस कितना है देखो, r/2 प्लस r/6 कितना हो गया, 2r/3 हो गया ना, तो उसका स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर बाय 9, तो वो ले लिया बस, फिर इन टर्म्स को कर करा के फाइनली यू गेट 37/72। क्या है, सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, चलो ऑनलाइन सबको क्लियर है बात? तो बच्चों ये मतलब मैं आपको बता रहा था ना कि बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी 1 आध साल पहले आया था आईआईटी में भी, मतलब सीधा ये अरेंजमेंट देके आपको कह दिया जाता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो उसमें क्या कुछ यूज हो गया, सबसे पहले तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, फिर आपको दोनों बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह यूज हो। क्लियर बच्चों? ओके, अब बच्चों हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो सी पार्ट था। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0C पार्ट क्लियर हो गए सारे? एक्सरसाइज 1C पार्ट बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते तो एक्सपैंड कर जाती है बॉडी, तो डिस्टेंस रेडियस वगैरह चेंज हो जाएगा। एक मिनट, हाँ जी, रोटेशनल एनालॉग ऑफ इनर्शिया एंड ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 14 पे जॉब हो जाएगा बेसिकली ना, वो उस पे बेस्ड है, पैरेलल परपेंडिकुलर थ्योरम पे, सीधा नहीं होगा। और बच्चों बाकी डन? चलो एक बार ऐसा करो, ट्राई कर लो 14th अभी, देखो होता है। नहीं मतलब सिचुएशन ही अलग है, मतलब पहले एक प्लेट है,
अब एक टोटली इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, आपको तो बस कंपेयर करना है। कैसे? अगर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्यूबल सी एम आर उसके बाद इनटू द प्लेन जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी जैसे मर्जी रखी हो, बस एक्सेस वही होनी चाहिए। मतलब एक्सेस दोनों बॉडीज के लिए सेम होनी चाहिए ना, बॉडी की ओरिएंटेशन से नहीं फर्क पड़ रहा। हाँ, एक बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो कभी आपको वैसे भी ऐड नहीं करना पड़ेगा ना, अनटिल अनलेस आपको परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा रहे हो। हाँ बच्चों, हो गया क्वेश्चन? क्या करना है? आई किसके इक्वल है? mr²/2। अब जो आपने दूसरी रिंग ली उसका मास क्या हो गया? m/2। उसका रेडियस क्या हो गया? 2r। आपको कहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट ऑफ रिंग इन इट्स प्लेन। मतलब आपको एक तो ये कह दिया कि I इज इक्वल टू mr²/2, करेक्ट। दूसरी सिचुएशन में आपको कहा है कि सबसे पहले तो एक रिंग है ये जिसका मास m/2 है, रेडियस 2r है और आपकी एक्सिस ऐसे है। कैसे निकालोगे इसका बच्चों? पहले तो सेंटर वाली का निकाल लो और उस पर पैरेलल लगा देंगे। सेंटर वाली का कितना होगा? मतलब रिंग का क्या होता है? इस वाली एक्सिस जो ब्लू एक्सिस है उसके अबाउट रिंग का क्या होता है? mr²/2 बन जाता है ना। तो हमारे केस में क्या बन गया? 2m इंटू 4r²/2। तो ये क्या बन गया? टोटल 2mr² बन गया। ठीक है बच्चों, प्लस अब कितना ऐड होगा? m/2 इंटू 4r²। तो ये कितना हो गया? फिर से ये भी 2mr² ही हो गया। तो टोटल क्या बन गया? 4mr²। जो ब्लू एक्सेस है उसका क्या होगा बच्चों? उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, ये रिंग है। रिंग का इस वाली एक्सेस के अबाउट mr²/2 होता है ना। तो डिस्क का कह रहे हो आप जो बोल रहे हो? नहीं वो जो भी आता है देख लो। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि
मतलब जो नॉर्मल mr होता है उसके हिसाब से mr²/2 बना। तो ये देख लेते हैं कितना बन रहा है, m/2 इंटू 4r² इंटू हाफ, ठीक है ना, mr²/2 बन गया प्लस mr², तो ये बनेगा, तो 2mr² प्लस mr², 3mr² बन गया, तो 3i आ जाएगा। आया समझ बच्चों? इन क्वेश्चन में ना ये बड़ा ध्यान रखना होता है, वो मास रेडियस चेंज किए होते हैं ना, तो हम जल्दबाजी में वही लिख देते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले ऐसे सोच लो कि मतलब लिख लो एक स्टेप कि भाई अगर नॉर्मल मास एम रेडियस आर होता तो क्या होता, फिर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि ऐसी कोई गलती ना हो जल्दी में। तो सबको समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन? आपको बच्चों एक ये तो आइडिया लगी गया होगा कि जब भी किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो फर्स्ट स्टेप तो क्या करना चाहिए, उसके पैरेलल एक्सिस बना दो जो सीएम के अबाउट है ना। सीएम के वाला तो किसी ना किसी तरीके से निकल ही आता है, वो लगा के फिर पैरेलल एक्सिस पर हम लग जाती है, हमेशा यही तरीका रहता है। अंडरस्टूड है ना? चलो ठीक है बच्चों, ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट पूरा हो गया है। मतलब इसको कैलकुलेट करना, इसकी एप्लीकेशन नहीं की अभी तक हमने, है ना, कैसे यूज होता होगा सिचुएशंस में, बट हमें बस निकालना आ गया है। तो आपने बच्चों होमवर्क में ये डी पार्ट करना है 0-1 का। ऑलराइट, चलो ओके बच्चों।